इसके लिए जो टर्म यूज होता है इंडस्ट्री, और विनिर्माण के लिए जो टर्म यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, एज ए टर्म इंडस्ट्री जो यूज किया जाता है, इंडस्ट्री टर्म जो यूज किया जाता संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आपको इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार अगर आप देखें तो हमारे यहाँ एक डिबेट चलता है, और वो डिबेट क्या चलता है, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दिया जाए। बार बार प्रश्न उठता है ना, नहीं, इसका क्या मतलब है? कभी सोच के देखा है? इसके मतलब के बारे में कभी सोचने का मौका मिला है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने का मतलब क्या है? बोलिए। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए, संगठित आर्थिक गतिविधियों के लिए जो तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, वे सुविधाएं किसको प्रदान की जानी चाहिए? नहीं, तो अगर यहां पर देखें तो जो उद्योग है, यहां पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, नहीं, जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो आप कहते, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल, अर्थात कच्चे माल का इस्तेमाल करते हुए उपभोग के योग्य उत्पाद तैयार करना। मैन्युफैक्चरिंग का संबंध जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से है। मैन्युफैक्चरिंग का संबंध जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से है, नहीं, जबकि यहां पर क्या देखा, इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? समस्त संगठित आर्थिक गतिविधियां इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगी, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी गुड्स का भी प्रोडक्शन करती है और सर्विसेज का भी प्रोडक्शन करती हुई आती है। क्लियर? और कुछ? एनीथिंग मोर? बढ़ूं आगे? देखें, जो कल हमने छोड़ा था, तो कल जहां पर छोड़ा था एक कंटेक्स्ट था,
मैंने कहा था ये उपक्रम जो हैं उद्यम, उपक्रम के लिए यूनिट शब्द का इस्तेमाल होता नहीं, इकाइयां उद्यम के लिए एंटरप्रेन्योरशिप। ये दो प्रकार की है। कौन कौन? प्राइवेट यूनिट और प्राइवेट इंटरप्राइजेज। निजी उपक्रम और दूसरा पब्लिक इंटरप्राइजेज। प्राइवेट इंटरप्राइजेज और पब्लिक इंटरप्राइजेज, इनके लिए टर्म यूज होता सार्वजनिक उपक्रम। यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि अगर बाजार अर्थव्यवस्था है, अगर कोई मार्केट इकोनॉमी है या अगर कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो वहां पर केवल निजी पूंजी, निजी निवेश और निजी स्वामित्व की अवधारणा होगी। तो वहां पर केवल आपको प्राइवेट इंटरप्राइजेज दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कोई अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो मैंने कहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्राइवेट ओनरशिप की अवधारणा नहीं होती, निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां निजी निवेश की अवधारणा नहीं होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अवधारणा नहीं होगी, निजी पूंजी की अवधारणा नहीं होगी, प्राइवेट कैपिटल की अवधारणा वहां पर नहीं होगी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपको केवल पब्लिक इंटरप्राइजेज मिलेंगे, पब्लिक यूनिट मिलेंगे, सार्वजनिक उपक्रम मिलेंगे। और सार्वजनिक उपक्रमों की ओनरशिप किसके जिम्मे होती है? तो जो पब्लिक इंटरप्राइजेज होते हैं उनकी ओनरशिप जो है वो स्टेट के जिम्मे होती है। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर पब्लिक शब्द किसको रिप्रेजेंट करता? यहां पब्लिक शब्द गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर कोई अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जैसी भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो अगर कोई अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी है, अगर कोई अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो उस स्थिति में क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे इन दोनों के लक्षण विद्यमान दिखाई पड़ेंगे। मतलब ए वाली स्थिति भी होगी और बी वाली स्थिति भी होगी। इसका मतलब यह है प्राइवेट कैपिटल की भी अवधारणा होगी, पब्लिक कैपिटल की भी अवधारणा होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी अवधारणा होगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की भी अवधारणा होगी, प्राइवेट ओनरशिप की अवधारणा भी होगी, पब्लिक ओनरशिप की भी अवधारणा होगी। नहीं, दोनों का मिला जुला रूप वहां पर दिखाई पड़ेगा। तो भारतीय संदर्भ में अगर आप देखें तो निजी पूंजी, निजी निवेश, निजी स्वामित्व, निजी उपक्रम की भी अवधारणा है, सार्वजनिक पूंजी, सार्वजनिक निवेश, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक स्वामित्व की भी अवधारणा है। नहीं, एक बार बीपीएससी ने यहां से प्रश्न उठा करके पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? तो मैं वहां पर आता।
सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण किया गया है हमारे यहाँ, और सार्वजनिक उपक्रमों के वर्गीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब की गई? क्लासिफिकेशन ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण। तो यह सार्वजनिक उपक्रमों का जो वर्गीकरण किया गया, कब किया गया? 1997 में वर्गीकरण किया गया। क्यों वर्गीकरण किया गया 1997 में? क्यों वर्गीकरण किया गया? वर्गीकरण करने के पीछे रीजन क्या है? तो अगर इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है एलपीजी। एलपीजी का मतलब समझते हैं? एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? निजीकरण कहते हैं इसको। प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण कहते नहीं। लिबरलाइजेशन को क्या कहते हैं? उदारीकरण। और ग्लोबलाइजेशन को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। निजीकरण का मतलब क्या हुआ? निजीकरण का मतलब ये हुआ जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, विनिवेश के जरिए उसका स्वामित्व और प्रबंधन निजी क्षेत्र के हाथों सौंपना। जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके स्वामित्व और प्रबंधन को निजी क्षेत्रों के हाथों सौंपने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निजीकरण कहलाएगी। तो निजीकरण की प्रक्रिया क्रमिक भी हो सकती है और निजीकरण की प्रक्रिया वन टाइम भी हो सकती है। दोनों तरीके से निजीकरण की दिशा में बढ़ते। कोई पीएसयू है, हमने 100% उसके शेयर को जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया, तो वह प्रक्रिया प्राइवेटाइजेशन कहलाएगी। और कोई पीएसयू जो है उसके हमने 26% शेयर को हमने निजी क्षेत्र के हाथों सौंपा। 26% को फिर हमने 51% किया, फिर हमने उसको 74% किया। तो यह प्रक्रिया क्रमिक रूप से निजीकरण के उदाहरण के रूप में आती। उदारीकरण का मतलब क्या है? हाथ केवल चलाते रहेंगे। उदारीकरण का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है आर्थिक नियमों और विनियमों को उदार बनाया जाना। टू लिबरलाइज द इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन।
और इकोनॉमिक रूल और रेगुलेशन को उदार बनाए जाने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रूल एंड रेगुलेशन को उदार बनाए जाने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को कम करना, आर्थिक गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप को कम करना और आर्थिक गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप को कम करते हुए निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान किया जाना। ठीक है, मतलब लिबरलाइजेशन के साथ गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरफेरेंस लिमिटेड होता चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के रोल क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज करते चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट होते चले जाएंगे। नहीं? और थर्ड टर्म क्या है? तो थर्ड टर्म है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? अंग्रेजी में इसके लिए टर्म है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? वैश्वीकरण का मतलब है भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोलना, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खोलना, ओपनिंग द इंडियन इकोनॉमी फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, so that interaction between Indian economy and global economy can be promoted, ताकि शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतःक्रिया को प्रोत्साहित किया जा सके। नहीं तो ग्लोबलाइजेशन अगर होगा, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तेज की जाएगी तो क्या होगा? पूंजी की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा, पूंजी की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा, निवेश की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा, तकनीक की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा, वस्तुओं की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा, सेवाओं की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा। नहीं, और मानवों की आवाजाही को, मानव श्रम की आवाजाही को प्रमोट किया जाएगा। और आवाजाही का मतलब समझते हैं? आवाजाही का मतलब है शेष दुनिया से भारत की ओर और भारत से शेष दुनिया की ओर पूंजी के प्रवाह को, तकनीक के प्रवाह को, वस्तुओं के प्रवाह को, निवेश के प्रवाह को, सेवा के प्रवाह को, मानव श्रम के प्रवाह को तेज किया जाएगा। नहीं? तो अगर आप देखें, अभी इसको मैं मिटा दूं, तो मैंने क्या कहा? बैकग्राउंड क्या है सार्वजनिक उपक्रमों के वर्गीकरण का? तो बैकग्राउंड यह है कि 1990s में अर्ली 1990s में भारत किस दिशा में कदम बढ़ाता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाता है। नहीं, अगर हम इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसका परिणाम क्या होता, इसका रिजल्ट क्या होता है? तो इसका रिजल्ट यह होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के यूनिट जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो दो प्रकार के होंगे। नहीं, एक जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटिव होंगे और जो लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में उदारीकृत आर्थिक वातावरण में जो
प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम होंगे, उनका क्या होगा? तेजी से विकास होगा या नहीं? और दूसरे प्रकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन होंगे? तो दूसरे प्रकार के पब्लिक सेक्टर यूनिट वे होंगे जो प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकने में सक्षम नहीं होंगे। नहीं, तो ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, वो क्या होंगे? उनकी स्थिति बेहतर होगी या बिगड़ेगी? देखिए, मौसम जब बदलता है तो मौसम के बदलने का हर व्यक्ति पर एक समान असर होता है? पक्का एक समान असर नहीं होता, या अलग अलग असर होता है? अलग अलग असर होता है। नहीं, तो मौसम बदलने का असर कैसा होगा आप पर, यह किस बात पर निर्भर करेगा? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी वे मौसम के बदलावों से सुरक्षित होंगे, और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी मौसम के बदलाव उसे तुरंत अपनी गिरफ्त में लेंगे। और जब मौसम के बदलाव उनको गिरफ्त में लेंगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वे बीमार पड़ेंगे। नहीं, तो ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जिन उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बेहतर थी वो तो सरवाइव कर पाए, लेकिन जिनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बेहतर नहीं थी उनकी स्थिति क्या होती है? दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। और इसे क्या कहा गया? इंडस्ट्रियल सिकनेस। हिंदी में इसके लिए टर्म यूज क्या किया गया? औद्योगिक तो औद्योगिक रुग्णता की समस्या क्या हुई? 1990 के दशक में गंभीर होती चली गई। समस्या ये पहले से थी। अब ये समस्या और ज्यादा गंभीर होती चली गई। नहीं, और इस समस्या से निपटने के लिए क्या हुआ? इस समस्या से निपटने के लिए आप देखें दो प्रकार के स्टेप लिए गए। 1985 में सीका लाया गया। 1985 में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए सीका लाया गया। सीका का मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम सीका, रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम। और सीका के प्रावधानों के तहत ही देखेंगे 1987 में किसका गठन किया जाता? BIFR का गठन किया जाता। BIFR means बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फिनांस एंड रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल फिनांस एंड रिकंस्ट्रक्शन, हिंदी में औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड। तो यह प्रोविजन किनके लिए किया गया? यह प्रोविजन उन सार्वजनिक उपक्रमों के लिए किया गया जो इंडस्ट्रियल सिकनेस के शिकार थे। नहीं, अगर हम मूव करें दूसरा कंटेक्स्ट,
तो दूसरा क्या कंटेक्स्ट है? नहीं, दूसरा कंटेक्स्ट है जो प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सार्वजनिक उपक्रम थी, जो बेटर एंड कॉम्पिटिटिव पीएसयूज थे। जिन सार्वजनिक उपक्रमों की बेहतर स्थिति थी, उनके लिए किसकी आवश्यकता महसूस की गई? तो जो सार्वजनिक उपक्रम बेहतर स्थिति में थे, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि उन्हें स्वायत्तता दी जाए। और इसी स्वायत्तता देने के लिए क्या किया गया? 1997 में सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण किया गया। 1997 में सार्वजनिक उपक्रमों का वर्गीकरण किया गया। और यह वर्गीकरण किस रूप में किया गया? तो नवरत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी दो श्रेणियां थी, एक मिनी रत्न श्रेणी 1 और दूसरा मिनी रत्न श्रेणी 2। और इन्हीं नवरत्नों से एक और श्रेणी निकल करके आती है, उसको क्या कहते? महारत्न। तो वर्तमान में अगर आप देखें तो वर्तमान में 8 महारत्न हैं, नवरत्नों की संख्या 16 है। 8 महारत्न हैं, नवरत्नों की संख्या 16 है और 74 मिनी रत्न हैं। चौहत्तर मिनी रत्न हैं। और इन 74 मिनी रत्नों में देखेंगे 59 श्रेणी 1 के हैं और 15 श्रेणी 2 के हैं। नहीं, अब मोटा मोटी आप देख लें क्राइटेरिया क्या था। तो महारत्न के लिए मानदंड लिख लें। महारत्न के लिए मानदंड, नंबर 1 नवरत्न होने की अनिवार्यता। नवरत्न होने की अनिवार्यता नंबर 1। नंबर 2, पिछले 3 वर्षों के दौरान ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एवरेज एनुअल टर्नओवर, औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ का होना चाहिए। वर्तमान में वार्षिक टर्नओवर की सीमा को 25,000 करोड़ से घटाकर 20,000 करोड़ कर दिया गया है। नंबर 3, पिछले 3 वर्षों के दौरान, अभी सीधे शॉर्टकट में लिखे ना, 25,000 को घटा करके 20,000 करोड़ कर दिया गया। थर्ड, पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक संपत्ति, एवरेज एनुअल प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ का होना चाहिए। जैसे 30,000 करोड़ के टर्नओवर की सीमा को घटा करके, वार्षिक टर्नओवर की सीमा को घटा के 20,000 किया गया, उसी तरह औसत वार्षिक संपत्ति की सीमा को भी 15,000 करोड़ से घटाकर
10,000 करोड़ कर दिया गया है। नंबर 4,